नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ एनआईएसएम सीरीज 7 सिक्योरिटीज ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये चैप्टर का वेट है 15% और ये जनवरी 2026 के मॉड्यूल के ऊपर बेस्ड है। अगर आप ये फ्यूचर में देख रहे हैं तो आपको बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे करंट बुक से। अ, तो दोस्तों ये चैप्टर किसके बारे में है? सबसे पहले ये रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग और कोर सेटलमेंट गारंटी फंड इसके बारे में है। और दोस्तों ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों रखता है? देखिए दोस्तों, बैक ऑफिस जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग ये मैंडेटरी होती है और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी रहती है। तो इसको ध्यान से पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट रिफर टू प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड कंट्रोलिंग थ्रेट्स टू ब्रोकिंग फर्म्स, कैपिटल, अर्निंग्स एंड ऑपरेशंस अराइजिंग फ्रॉम ट्रेड्स, क्लाइंट्स, सिस्टम्स एंड मार्केट मूवमेंट्स। सो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक एन बैंक डज नॉट lend मनी विदाउट चेकिंग इफ बोरोवर कैन रिपे, a broker does not allow a client to trade without checking if client has enough fund securities to complete the trade। तो दोस्तों आपने देखा होगा पहले ये अलाउड होता था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप चेक इशू कर दोगे तो आपको ब्रोकर मार्जिन रिलीज कर देता था। बट अभी क्या है कि या तो आपको फंड्स देने पड़ेंगे या तो कोलेटरल देना पड़ेगा, तभी आपको बैंक ब्रोकिंग फर्म ट्रेड करने के लिए अलाउड करेगी। विदाउट दैट ब्रोकिंग फर्म्स विल नॉट अलाउड यू टू ट्रेड। सो what is risk management in this? So main part of risk management is that if you do not have a fund and if you have a shortfall, if you have any kind of lending or any kind of thing which can create problem for the broking firm, so it is responsibility of risk management department that they manage the position in a way that broking firm or overall system will not default due to uh, your fault or your we can say the unable to payment the funds. So types of risks in security broking. So first risk is market risks of loss due to adverse price movement, example stock price fall after buying। तो देखिए दोस्तों, आपने मान लो 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए ब्रोकिंग फर्म में, आपने पोजीशन बना ली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, आपको 10x लीवरेज तो मिल जाती है अभी। तो आपने वो पोजीशन बनाई, अचानक से सडन मूवमेंट आई मार्केट में और आपका लॉस होने लगा 11 लाख रुपए। तो आपने डाले थे कितने? 10 लाख। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको पता है कि लॉस अनलिमिटेड भी हो सकता है। अगर नीचे की साइड जाना शुरू ऊपर के साइड जाना शुरू हुआ तो नीचे के साइड में एक रिस्क होता है, बट आपको लीवरेज मिलता है। तो आपके जो लीवरेज के ऊपर भी अगर लॉस जाना शुरू हुआ तो वो ब्रोकिंग फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अगर आप नहीं पे करते हो तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो वो क्या करेगा? आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। क्रेडिट रिस्क दैट क्लाइंट काउंटर पार्टी फेल टू पे, क्लाइंट डज नॉट पे फॉर द परचेस शेयर्स। अगर क्लाइंट ने शेयर्स परचेस कर लिए और उसके बाद पेमेंट नहीं की तो जिसने सेल किए उसको पेमेंट नहीं मिलेगी और ब्रोकिंग फर्म को उसका रिस्क बियर करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई वो आपसे पहले ही फंड डिपॉजिट करवा लेते हैं और वो चेक होता है कि आपका फंड है उतना जितने का आप बाइंग कर रहे हो, तभी आपका ऑर्डर प्लेस होता है। लिक्विडिटी रिस्क ऑफ नॉट फाइंडिंग बायर्स एंड सेलर्स एट फेयर प्राइस, लिक्विडिटी स्टॉक कैन नॉट बी सोल्ड, इलिक्विड स्टॉक कैन नॉट बी सोल्ड। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने ऐसी कोई स्क्रिप्ट बाय कर ली है जिसमें कोई बायर सेलर ही नहीं है, या तो बहुत दूर है बायर और बहुत दूर है सेलर, तो उसमें आरएमएस डिपार्टमेंट को रिस्क आ सकता है, क्योंकि आपने तो बाय कर लिया और सेल कर दिया, फ्यूचर या ऑप्शन में आपने पोजीशन बना ली, बट उसको काटने में ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने में ही इतनी दिक्कत आएगी कि उसको बियर लॉस कौन करेगा। तो वो सब मैनेज करने के लिए आरएमएस डिपार्टमेंट होता है। वो कई बार आपको ऐसे स्क्रिप्ट में ट्रेड ही नहीं करने देगा जिसमें इलिक्विडिटी ज़्यादा है, या तो उससे पहले एक वार्निंग आएगी। ऑपरेशनल रिस्क फ्रॉम सिस्टम फेलियर, ह्यूमन एरर्स, फ्रॉड्स, ट्रेडिंग, एग्जाम्पल
ट्रेडिंग सिस्टम क्रैशेस ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। देखिए दोस्तों, हमने देखा होगा मार्केट आवर्स में बहुत सी ब्रोकिंग फर्म्स के जो प्लेटफॉर्म से वो वर्क करना बंद कर देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि कई लोगों को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है या तो फिर नई पोजीशन क्रिएट करनी होती है, तो उसमें इशू आता है। तो ये एक आरएमएस का टाइप ऑफ रिस्क है। और साथ ही साथ अगर आपको ऑर्डर पंच करने के लिए कोई एक्स प्राइस पे दिया था और इतनी क्वांटिटी डाली थी, बट उन्होंने क्वांटिटी की जगह पे प्राइस डाल दी, प्राइस की जगह पे क्वांटिटी डाल दी, तो ऐसे ह्यूमन एरर्स भी होते रहते हैं। साथ ही साथ सेटलमेंट रिस्क दैट सेटलमेंट डज नॉट कंप्लीट ऑन टाइम। एग्जाम्पल, शेयर्स नॉट डिलीवर ऑन सेटलमेंट डे। अगर सेटलमेंट डे पे शेयर्स डिलीवर नहीं हुए तो वो सेटलमेंट का पूरा साइकिल बिगड़ जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए भी आरएमएस डिपार्टमेंट में लोग होते हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशन में वो होते हैं। लीगल रेगुलेटरी रिस्क फ्रॉम नॉर्म कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस, से भी पेनल्टी फॉर रूल वायोलेशन। अगर आपने कोई आरएमएस की पॉलिसी फॉलो नहीं की तो उसके बेसिस पर भी आपको फाइन लग सकता है, सेबी की तरफ से, इप्सका की तरफ से। तो ये सब चीज़ें मैनेज करने में भी आरएमएस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। कॉन्ट्रैक्शन रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, एक्सेस एक्सपोजर इन सिंगल स्टॉक और सेक्टर, ओवर रिलायंस ऑन अ वन क्लाइंट और वन स्टॉक। देखिए, अगर आपकी ब्रोकिंग फर्म में ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं हैं और जो है वो अगर लॉस करते हैं और उनका लॉस कंपनी के ऊपर आ जाता है कि मतलब बहुत एक सिंगल स्टॉक में डाला हुआ था क्लाइंट ने और उसमें भी बहुत बड़ा लॉस आ गया, तो वो ओवरऑल रिस्क क्या है कि वो फिर ब्रोकिंग फर्म का रेवेन्यू या प्रॉफिट कैसे आएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सिलेक्टिव क्लाइंट के ऊपर फोकस रखा उनका। फिर वो क्लाइंट चले गए तो फिर वो ब्रोकिंग फर्म भी कैसे चलेगी, तो वो भी एक रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है। मार्जिन सिस्टम, the core of risk management. The margin system is the primary tool to manage risks in securities market. It acts as a security deposit collected upfront from clients before allowing them to trade. Why margins? To ensure clients can meet their obligations even if market moves against them. To protect the broker and clearing corporation from client default. To maintain financial stability of entire market. तो देखिए दोस्तों, मार्जिन कलेक्शन क्यों होता है, मार्जिन की सिस्टम क्यों रखी हुई है कि अगर आपको निफ्टी का एक लॉट लेना है तो आपको 75,000 जितना एक पेमेंट करना पड़ेगा अपफ्रंट। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर कल को आप लॉस में चले गए, आपने पेमेंट नहीं की, चलो एक दो क्लाइंट तो ठीक है, कईयों के लाखों क्लाइंट होते हैं, सबने ऐसा किया तो ब्रोकिंग फर्म के ऊपर कितना बड़ा रिस्क आएगा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन के ऊपर कितना बड़ा रिस्क आएगा, वैसे ही रिस्क बढ़ता जाता है। तो उसके लिए क्या रखा है, मार्जिन, कि आपको अपफ्रंट इतना मार्जिन पे करना पड़ेगा, उसके बाद का आप बाद में पे कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी है और साथ ही साथ MTF करके भी एक फैसिलिटी आती है। तो इससे क्या होता है कि अगर एक सर्टेन लिमिट तक लॉस आ जाता है तो उसके जो मार्जिन पेमेंट किया है उसमें से कवर हो जाता है। मार्जिन इन द कैश सेगमेंट, वैल्यू एट रिस्क मार्जिन, प्राइमरी मार्जिन फॉर द कैश सेगमेंट based on statistical measure of maximum possible loss in security over a given period of time at given confidence levels। तो देखिए, वैल्यू एट रिस्क मार्जिन क्या होता है कि ये बेस मार्जिन है, वो कैश सेगमेंट के लिए होता है कि वो ट्रैक करता है कि मैक्सिमम लॉस कितना आ सकता है, तो उसके बेसिस पर वैल्यू एट रिस्क क्या है वो निकाला जाता है, तो वो वैल्यू एट रिस्क मार्जिन होता है। NSE यूज 99% कॉन्फिडेंस लेवल एंड 1 डे टाइम हॉरिजन फॉर VAA कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन का मेथड दिया गया है। VAR is calculated daily by exchange based on price volatility of security. Securities are classified into groups based on liquidity for VAR calculation। तो देखिए, हर एक सिक्योरिटी या स्टॉक्स का सेम नहीं होता VAR। अगर किसी में लिक्विडिटी ज़्यादा है तो उसका कम रखा जाएगा, उसका रिस्क कम है तो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा, और किसी की लिक्विडिटी बहुत ही कम है, उसका मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका वैल्यू एट रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, तो वो उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा। VAR मार्जिन ग्रुप्स। ग्रुप 1 क्राइटेरिया क्या है, सिक्योरिटी इंक्लूडेड इन इंडेक्स निफ्टी 50 सेंसेक्स और हायर लिक्विडिटी।
बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट लेवल VAR। तो दोस्तों इसमें ग्रुप ए सिक्योरिटीज काउंट होती है। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी। ग्रुप 2 क्या होता है? ग्रुप 2 सिक्योरिटीज ट्रेडेड ऑन एटलीस्ट 80% ऑफ ट्रेडिंग डेज, हायर और of 3 times the index valuatrix or script VAR. Group 3, all remaining securities higher of 5 times the index VAR or 1.5 times script VAR subject to minimum 7.5%. Key point: low liquidity, higher valuatrix margin requirement, extreme loss margin collected in addition to VAR margin, covers losses that exceed VAR estimate during extreme market conditions. For Group A securities, 1.5% of position value. For Group 2 and 3 securities, 5% of position value. तो देखिए दोस्तों, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन कब कैलकुलेट होता है? आपने देखा होगा 2024 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, उसमें बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 10% के सर्किट लोअर हिट कर चुकी थी। तो उस टाइम क्या होता है कि जो एक्सट्रीम लॉस आने वाला होता है किसी भी स्क्रिप्ट में, उसके बेसिस पे वो एडिशनल कलेक्ट किया जाता है। तो वो एक एक्स्ट्रा मेजर होता है ऑन अपॉन VAR मार्जिन। तो टोटल मार्जिन क्या होता है कि VAR मार्जिन प्लस ELM एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, मार्क टू मार्केट लॉसेस। MTM loss is equal to difference between trade price and closing price of the day. MTM losses must be collected from the client by broker on the same day. If MTM losses not collected, the exchange debits it from broker settlement account. देखिए दोस्तों, आपने किसी भी FNO में पोजीशन बनाई होगी ना, तो आपने देखा होगा कि आइदर वो ऑप्शन है या फ्यूचर्स है, या तो फिर वो अगर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी क्यों ना है, तो उसमें क्या होता है कि आपने जो भी लॉस किया या प्रॉफिट किया वो सेम डे आपको अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हो जाएगा। वो क्यों होता है कि आपने मान लो फ्यूचर्स में पोजीशन बनाई, आपने मान लो 1 लाख रुपीज़ पे करके विप्रो के या रिलायंस के या कोई भी स्क्रिप्ट के आपने फ्यूचर लॉट बाय किया। उसके बाद क्या होता है कि मान लो आपने 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट किया, तो वो तो आपको कुछ कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने 1 लाख का लॉस किया और उसका लॉस का कलेक्शन नहीं किया ब्रोकिंग फर्म ने, तो आप तो नेट नेट एक रिस्क ही बन गया है ना कंपनी के लिए, क्योंकि आपने मार्जिन पे किया था उतना तो आपने लॉस कर दिया। अगर ज़्यादा लॉस होगा तो वो कंपनी बियर करनी पड़ेगी। तो वो क्या करती है, आपका डे वाइज जितना लॉस होता है ना, वो एट द एंड ऑफ द डे कलेक्ट कर लेती है आपसे। तो वो क्या होगा कि लॉस का कवरेज हो गया और मार्जिन का तो पड़ा ही हुआ ही। तो उस तरीके से मैनेज होता है पूरा। मार्जिन इन द डेरिवेटिव सेगमेंट FNO, स्पैन मार्जिन, स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क। ये 16 डिफरेंट प्राइस और वॉलेटिलिटी सिनेरियो के बेसिस पे बनाया जाता है। ये डेवलप किया था शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज ने, CME ने, यूज ग्लोबली फॉर डेरिवेटिव मार्जिन कैलकुलेशन। वो वर्स्ट केस लॉस ऑफ पोर्टफोलियो ओवर 1 डे कितना हो सकता है उसके बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। एक्सचेंज रिकैलकुलेट करती है एवरी 6 टाइम्स अ डे, 6 टाइम्स वो दिन में कैलकुलेट करती है एक्सचेंज। एक्सपोजर मार्जिन, चार्ज इन एडिशन टू स्पैन मार्जिन, वो क्या होता है, इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 3% ऑफ नॉशनल वैल्यू। Stocks and future option higher of 5% or 1.5 times the standard deviation. टोटल FNO मार्जिन क्या होता है, स्पैन मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन। देखिए ये मोस्टली ब्रोकर चार्ज करता है, क्योंकि वो अपना एक एडिशनल सिक्योरिटी मेजर रखना चाहता है। तो मार्क टू मार्केट इन FNO कैसे होता है, फ्यूचर पोजिशन आर मार्क टू मार्केट डेली, MTM gains and loss settle in cash every day, prevents accumulative of large losses over time। तो देखिए मैंने अभी बोला ना आपको कि अगर स्क्रिप्ट में आपने कुछ लॉस कर दिया तो बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो सकता है ब्रोकिंग फर्म के लिए। तो वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो डे एंड पे आपको वो पेमेंट हो जाता है। अगर आपसे पेमेंट लेना है तो वो ले लेगी, अगर नहीं है आपके पास तो वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ के लिए चली जाएगी।
अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन, सेबी मैंडेट. Critical SEBI rule, upfront margin. SEBI mandated that brokers must collect margin before order placement, not after trade. This is called upfront margin collection. Brokers cannot allow clients to trade beyond their available margin. तो देखिए दोस्तों, अगर किसी क्लाइंट को ट्रेड करना है तो उसको अपफ्रंट मार्जिन पेमेंट करना ही पड़ेगा. वो क्यों होता है कि अगर आपको आपका ब्रोकर डिफ़ॉल्ट हो गया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी एक्सचेंज पे या सेबी पे. तो वो क्या चाहती है कि क्लाइंट से ही पहले कलेक्शन हो जाए फंड्स का, तो इससे फ्यूचर में कोई इशू क्रिएट ना हो. पीक मार्जिन रिपोर्टिंग. Exchanges Clearing Corporation takes 4 random snapshot of client position during a day. The highest margin obligation during the day is equal to peak margin. Broker must have collected at least the peak margin from the client. देखिए दोस्तों, पीक मार्जिन कलेक्शन मैंडेटरी है. शॉर्टफॉल इन कलेक्शन अट्रैक्ट्स पेनल्टी ऑन ब्रोकर. अगर वो ब्रोकर ने कलेक्ट नहीं किया है तो वो शॉर्टफॉल की पेनल्टी लगेगी ब्रोकर के ऊपर. पेनल्टी फॉर शॉर्टफॉल लेस देन 1 lakh एंड लेस देन 10% ऑफ रिक्वायर्ड मार्जिन. पेनल्टी 0.5% पर डे. अदर केसेस 1% पर डे. Base minimum capital. Every trading member must maintain a base minimum capital with the exchange. BMC is deposit given by member against which no trading exposure is allowed. It is minimum financial commitment to be a member. If BMC falls below required level, trading is suspended. BMC components, cash, fixed deposit, bank guarantees, approved securities. तो देखिए दोस्तों, ये क्यों रहता है बेस मिनिमम कैपिटल? क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया और वो ब्रोकर भी पे नहीं कर पा रहा है तो वो बेस मिनिमम कैपिटल से कलेक्ट किया जाता है. और ये आपको ऑन जो कंपोनेंट्स दिए हुए उसमें ही रखना पड़ेगा. तो इससे क्या होगा कि एक एडिशनल सिक्योरिटी मेजर हो जाएगा सेबी के पास अगर इन केस ऑफ क्लाइंट डिफॉल्ट और ब्रोकर डिफॉल्ट. Collateral and acceptable form of margin. Margin can be deposited in following forms. Cash, haircut अप्लाई नहीं होता, वो उसके हिसाब से ही होता है. फिक्स डिपॉजिट में बहुत ही स्मॉल होता है. बैंक गारंटीज में भी बहुत स्मॉल होता है. अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. रिडक्शन अप्लाई टू मार्केट वैल्यू ऑफ कोलेट्रल टू बैंक अकाउंट फॉर मार्केट रिस्क ऑन कोलेट्रल इटसेल्फ. देखिए दोस्तों, कई लोगों को अभी भी पता नहीं होता कि आप कैश के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो डिपॉजिट करते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट में मार्जिन मिलता है. जैसे कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट देते हैं, बैंक गारंटी देते हैं, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ यानी कि आपके शेयर्स भी आप प्लेज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में भी मार्जिन मिल सकता है. म्यूचुअल फंड यूनिट्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी प्लेज करके आप मार्जिन कलेक्ट ले सकते हैं और उससे आप ट्रेड भी कर सकते हैं. तो कई लोगों को ये पता नहीं होता है, बट ये करके भी आप मार्जिन एक्स्ट्रा मार्जिन कलेक्ट कर सकते हैं. बट उसमें क्या होता है कि अगर आपने 10 लाख की एफडी कराई है तो बैंक का क्राइटेरिया, ब्रोकिंग फर्म का जो क्राइटेरिया या जो डिस्क्राइब बाय सेबी है तो उसके हिसाब से आपको मार्जिन मिलेगा. आपको 10 लाख का ही नहीं मिलेगा, आपको मे बी 9 लाख का मिले, 8 लाख का मिले. वो हेयर कट कहते हैं उसको कि इतना परसेंट हेयर कट करके आपको दिया जाता है. तो वो हेयर कट क्यों होता है? क्योंकि अगर लिक्विडिटी में कोई इशू आता है तो वो मान के चलते हैं कि इसमें हो जाएगा तो इतने वो प्राइस को इतना रखते हैं उस हिसाब से. अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट रूल्स ऑन नॉन कैश कोलेट्रल. नॉन कैश कोलेट्रल शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड यूनिट कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट. Within non-cash liquid asset like GSEC, T-bills are given higher value. Liquid securities face higher haircuts. तो देखिए, शेयर्स और म्यूचुअल फंड एक्सीड टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. वो टोटल आपका मान लो 50% कैश है और 50% शेयर्स है, तभी वो मार्जिन पूरा गिना जाएगा. अगर वो 50% कैश नहीं है आपके पास और सारा आप इसी से ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपको पर डे इंटरेस्ट लगाएगा, कोई भी ब्रोकर है. तो उस हिसाब से आपको
18% के हिसाब से अभी तो चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको पे करना रहता है, आपने जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन यूज़ किया है। विद इन नॉन कैश लिक्विड एसेट लाइक जी सैक टी बिल्स आर गिवन हायर वैल्यू। उसको हायर वैल्यू क्यों मिलती है दोस्तों, कि ये हाईली सिक्योर होते हैं, तो उसमें आपका हेयर कट इतना नहीं लगता। अगर मान लो आप शेयर्स दे रहे हो किसी सी कैटेगरी के या बी कैटेगरी के, तो उसमें आपको उतना मार्जिन नहीं मिलेगा जितना आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिक्स डिपॉजिट में मिलेगा, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। इलिक्विड सिक्योरिटीज फेस हायर हेयर कट्स। जैसे मैंने बोला कि आपका स्टॉक इलिक्विड है, तो उसको उतना ज़्यादा हेयर कट नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा उसमें ज़्यादा हेयर कट लगेगा, आपको इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा उसमें। पोजीशन लिमिट्स। Position limits are a maximum open position in terms of value or number of contracts that can be held in derivatives purpose, prevent excessive speculation, avoid concentration of risk, maintain orderly market conditions. Position limit in index derivatives. Level. Market wide limit. No specific limit. Trading member limit 20% of market wide open interest. Client level limit 10% of market wide open interest or 500 crore, whichever is lower. Position limit in stock derivatives. Limit. Market wide limit क्या होती है? Lower of 20% of non promoter holding or 500 crore in notional value. Trading member limit क्या होती है? 20% of market wide limit. Client level limit क्या होती है? Lower of 1% of free float or 5% of market wide limit. Important. If market wide open interest in stock crosses 95% of limit, the exchange moves that stock to ban period. Only position squaring allowed, no fresh positions. तो देखिए दोस्तों, ये पोजीशन लिमिट क्या होती है? आपको अगर मान लो आपके पास अंधाधुंध पैसा है, तो आप ऐसा नहीं है कि किसी भी एफ में अनलिमिटेड पोजीशन बना सकते हो, उसकी भी एक लिमिट होती है क्लाइंट वाइज। तो ये यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। आपने देखा होगा कि ज़ेरोदा में कई OTM और ITM के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि वो एज अ ब्रोकर लेवल बहुत बड़ा हो चुका है। तो ट्रेडिंग मेंबर की 20% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो उससे क्या होगा कि उसके क्लाइंट्स वो पोजीशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई दूसरे ब्रोकर्स को अभी अपॉर्चुनिटी मिल गई है क्लाइंट एक्वायर करने की, क्योंकि कई क्लाइंट्स वो सिक्योरिटीज़ में ट्रेड ही नहीं कर पाते ज़ेरोदा के थ्रू। क्लाइंट लिमिट क्या होती है? 10% ऑफ मार्केट वाइड ओपन इंटरेस्ट और 500 करोड़, विच एवर इज लोअर। आपको लगता है 10% 500 करोड़ 500 करोड़ की कौन पोजीशन बनाता होगा? दोस्तों बहुत सारे लोग बैठे हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है। आप सोचिए राकेश झुनझुनवाला जी और बहुत सारे जो इन्वेस्टर है जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, मतलब जो शेयर्स है, मतलब मान लो किसी के पास 1 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स है, वो उसको प्लेस करेगा तो उसको कितना मार्जिन मिलेगा? उससे वो कितनी पोजीशन में, उसके लिए 500 करोड़ तो बहुत छोटी अमाउंट है। बट उससे क्या होगा कि मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा, क्योंकि एक पर्सन ने एक साथ इतनी पोजीशन बना दी है, तो उसका एक कैप लगा दिया है कि इससे ज़्यादा सिंगल पर्सन नहीं बना सकता और इससे ज़्यादा एक ब्रोकिंग फर्म नहीं बना सकती। तो उससे क्या होता है, एक रिस्क ओवरऑल मैनेज रहता है। पोजीशन लिमिट इन स्टॉक डेरिवेटिव, उसमें भी देखिए 20% ऑफ मार्केट लिमिट ट्रेडिंग मेंबर के लिए, क्लाइंट लेवल के लिए लोअर ऑफ 1% ऑफ फ्री फ्लोट और 5% ऑफ मार्केट वाइड लिमिट। देखिए लोअर ऑफ 1% फ्री फ्लोट शेयर्स जो मार्केट में है, मान लो कि रिलायंस के 100 शेयर्स है, तो उसका 1% जो भी होगा उससे, और मार्केट वाइड लिमिट है उसका 5%, तो 500 करोड़ का 5% मान लो, या तो फिर मार्केट वाइड जितनी लिमिट है, मान लो 500 करोड़ है तो उसका 5% मान लो 25 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। या तो फिर जो फ्री फ्लोट मार्केट में शेयर्स है उसका 1%, समझे? मान लो कि रिलायंस का शेयर है, उसका प्राइस, उसके 100 शेयर्स है मार्केट में अवेलेबल, तो वो एक से ज़्यादा नहीं बना सकता ओवरऑल पोजीशन इन FNO स्टॉक डेरिवेटिव्स में वैल्यू का। और अगर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, और जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है उसका 5%,
तो मार्केट में टोटल पोजीशन बनी हुई है 100, तो उसका 5%, तो सॉरी 500 बनी हुई है टोटल पोजीशन, तो उसका 5% कितना हुआ, वो 25, तो उस हिसाब से होता है कैलकुलेट। Important, if market wide open interest in stock crosses 9% of limit, the action moves that stock to in ban period. Only position square off allowed, not new fresh position. अगर कोई स्टॉक का मार्केट वाइड लिमिट एक्सिट हो जाता है 90%, 95% से ज़्यादा, तो वो बैन पीरियड में चला जाता है, तो उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसी को सिर्फ आप स्क्वायर ऑफ कर पाओगे। रिस्क रिडक्शन मोड, RRM, when a trading member's net worth falls below required limit, the exchange put them in risk reduction mode. In RRM, the trading member can only place square of orders, no fresh positions allowed. Protects market from financially weak broker taking on more risks. देखिए, रिस्क रिडक्शन मोड क्या होता है, व्हेन अ ट्रेडिंग मेंबर नेटवर्क फॉल्स बिलो रिक्वायर्ड लेवल्स, द एक्सचेंज पुट देम इन अ रिस्क रिडक्शन मोड। इन RRM, द ट्रेडिंग मेंबर कैन ओनली प्लेस स्क्वायर ऑफ ऑर्डर्स, नो फ्रेश पोजीशन। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी ट्रेडिंग मेंबर की लिमिट रीच हो चुकी है, उसके बिलो जा चुका है नेटवर्थ जो रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या होता है कि उसको सिर्फ स्क्वायर ऑफ करने की पोजीशन के लिए अलाउड किया जाता है, नई फ्रेश पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकता है वो। तो उससे एक चांस मिल जाता है कि ब्रोकर अपनी पोजीशन तो एटलीस्ट स्क्वायर ऑफ कर पाए। इंस्पेक्शन एंड ऑडिट ऑफ ब्रोकर। तो देखिए दोस्तों एक्सचेंज और सेबी ऑडिट और इंस्पेक्शन करती है, वो फिजिकली जाके देखती है कि ब्रोकर के सारे ऑपरेशंस प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इससे क्या होता है कि जो अगर कोई ब्रोकर गलत काम कर रहा है तो वो इंस्पेक्शन में पता चल जाता है, तो इससे क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है मार्केट में। एक्सचेंज लेवल इंस्पेक्शन, एक्सचेंज पीरियडिकली इंस्पेक्ट्स देयर ट्रेडिंग मेंबर, इंस्पेक्ट्स compliance with KYC norms, margin collection, fund handling, reporting, can impose fine, suspend और expels member for violations। तो देखिए, एक्सचेंज क्यों इंस्पेक्शन करता है, ताकि वो देख सके कि केवाईसी नॉर्म्स के हिसाब से कंप्लायंस मैनेज हो रहा है, मार्जिन कलेक्शन ठीक से हो रहा है, फंड हैंडलिंग सही से हो रही है या नहीं हो रही, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो क्या कर सकते हैं कि आपके ऊपर फाइन लगा सकते हैं अगर आपने सही से काम नहीं किया है, सस्पेंड कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी, और आपको निकाल भी सकते हैं फ्रॉम मार्केट। सेबी लेवल इंस्पेक्शन, सेबी लेवल इंस्पेक्शन क्यों होता है, एनी इंटरमीडियरी एट एनी टाइम, सेबी एनी टाइम कर सकता है। एक्सचेंज का क्या होता है, वो बता के आते हैं कि हम आने वाले हैं, आप अपनी फाइल्स और वो सब रेडी रखिएगा, हमें इंस्पेक्शन करना है। बट सेबी का क्या होता है, वो अचानक से इंस्पेक्शन करने आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि इन अ नॉन मॉनिटरिंग वो कैसा वर्क कर रहा है। ये तो सेबी का तो जो इंस्पेक्शन होता है वो बिना बताए होगा, तो वो पता चल जाएगा उनको कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है। तो अंडर सेबी एक्ट, इंस्पेक्टर हैव एक्सेस टू ऑल रिकॉर्ड्स, बुक, अकाउंट्स। सेबी कैन इश्यू डायरेक्शन, सस्पेंड रजिस्ट्रेशन, डीबार इंडिविजुअल्स। तो देखिए, वो सारी चीज़ें, रिकॉर्ड्स, बुक्स सब चेक करेंगे, उनके पास पूरा राइट है वो चेक करने का। अगर उनको कोई भी इशू दिखता है तो वो आपको सस्पेंड कर सकते हैं, आपके ऊपर नोटिस लग सकते हैं, आपको चार्जेस लग सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कंप्लायंस के रिलेटेड। तो इस वजह से सेबी इंस्पेक्शन करता है ताकि सारी चीज़ें सीमलेस रहती रहें, ट्रांसपेरेंट रहें। Internal audit. SEBI mandates brokers to conduct internal audit periodically. Audit covers client account management, margin collection, fund segregation, reporting accuracy. Audit reports submitted to SEBI and exchange. Concurrent audit. Continuous real-time audit process required for larger brokers above a certain threshold. अब बात करते हैं क्लाइंट फंड सेग्रीगेशन के बारे में। क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ब्रोकर मस्ट मेंटेन सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर क्लाइंट फंड्स एंड ओन फंड्स। Client funds cannot be used by broker for own trading or expenses. This is called client fund segregation. Prevent broker from misusing client money. SEBI auditors will verify this during inspection. तो देखिए दोस्तों,
ऐसा नहीं है कि ब्रोकर के पास सिंगल अकाउंट बैंक अकाउंट होता है जिसके थ्रू वो सब मैनेज करता है। उसमें कैसा होता है कि क्लाइंट के लिए अलग से होता है और ट्रेडिंग मेंबर जो उसका प्रॉप अकाउंट चल रहा है उसके लिए अलग होता है। देखिए दोस्तों, ब्रोकर के पास दो तरीके से वो ट्रेड कर सकता है। एक तो क्लाइंट के थ्रू कर सकता है, मतलब क्लाइंट ट्रेड कर सकता है ब्रोकर के थ्रू, और सेकंड ब्रोकर खुद का भी एक टर्मिनल कर सकता है जिसके थ्रू वो अपने पैसे डाल के खुद से ट्रेडिंग कर सकता है। अब क्या होता है कि जो प्रोप्राइटरी वाला अकाउंट होता है उसका फंड पूरा अलग तरीके से मैनेज होगा, और जो बैंक अकाउंट क्लाइंट के जो फंड्स होते हैं वो अलग तरीके से मैनेज होते हैं। तो अगर कोई ब्रोकर चाहे भी कि मैं क्लाइंट का फंड यूज़ करके ट्रेडिंग कर लूँ, तो वो इम्पॉसिबल हो सके। उसके लिए ये सब मेजर किए गए हैं सेबी के थ्रू, ताकि क्लाइंट का फंड सिक्योर रह सके। अगर ब्रोकर ने बहुत लॉस कर दिया क्लाइंट के फंड से, तो वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? क्लाइंट का फंड डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए ये किया जाता है, और सेबी ऑडिट में ये वेरीफाई करती है। सिक्योरिटीज सेग्रीगेशन सिमिलरली फॉर सिक्योरिटीज, ब्रोकर मस्ट मेंटेन सेपरेट डीमेट पूल अकाउंट्स फॉर क्लाइंट सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर सेटलमेंट एंड ओन सिक्योरिटीज, ब्रोकर प्रोप्राइटरी होल्डिंग। Client securities cannot be placed or used by broker for own purpose, exception securities placed to clearing corporation for merging only with client contents via POA। देखिए दोस्तों, वो जो आपने कार्वी का देखा होगा कि एक ब्रोकर था जिसने क्लाइंट के फंड्स यूज़ करके अब बहुत बड़ा लोन लेके उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो क्लाइंट्स के फंड थे वो आज भी नहीं मिल रहे कई लोगों को। तो ऐसा ना हो इसके लिए दोनों के जो शेयर्स होते हैं या जो सिक्योरिटीज होती है वो भी अलग से मैनेज होती है, कि प्रोप्राइटरी के जो होल्डिंग्स है वो अलग से मैनेज होंगी, और जो एफएनओ की होल्डिंग्स है वो अलग से मैनेज होगी। सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग बाय एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑपरेट्स a robust surveillance system to detect market manipulation and unusual activities. Type of market manipulation monitored: circular trading, buying and selling among connected parties to create artificial volume; pump and dump, buying shares separate, spreading false info to raise price then selling; insider trading, trading based on unpublished price sensitive information; front running broker trades before execution clients large order; spoofing, place large orders with the intent to cancel before execution; layering, placing multiple orders at different prices to create false impression of demand and supply। तो देखिए दोस्तों, सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग अमोंग कनेक्टेड पार्टीज टू क्रिएट आर्टिफिशियल वॉल्यूम। मान लो मेरे 5 दोस्त हैं, मैं क्या करता हूँ, सबको 20-20 करोड़ दे दिए, तो 100 करोड़ हो गए। अब मैं क्या करूँगा, 20 करोड़ का बाय करूँगा, उसको बोलूँगा सेल करने के लिए डाल दे, उस पहले उसमें बाय करा दूंगा, तो उसके 20 करोड़ यूज़ हो गए। उसके बाद मैं करूँगा, मुझे बाय करना है, वो सेल करने के लिए डाल देगा, तो ओवरऑल वॉल्यूम क्रिएट हो गया 40 करोड़ का। फिर मैं बाय सेल करने के लिए बोल दूंगा, खरीदने के लिए बोल दूंगा तीसरे मेंबर को। तो ऐसे करते करते हम पांचों अपने अंदर ही घुमाते रहेंगे, तो लोगों को लगेगा बहुत बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, पर लोग बहुत कम होते हैं जो वो वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। तो उसका भी मॉनिटरिंग होता है, उसको कहते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। साथ ही साथ पंप एंड डंप, बाइंग शेयर, स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फो टू राइज प्राइसेस देन सेलिंग। देखिए दोस्तों, यूट्यूब में और भी जगह पे आपको लोग बोलेंगे कि ये स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, आपको माल बेचते रहते हैं, और साथ ही साथ डंप करके चले जाते हैं, पंप करते हैं, स्टॉक के प्राइस धीमे धीमे बढ़ाते जाते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं ये बढ़ेगी, और फिर आप जब माल खरीद लो पूरा, तो वो पूरा डंप करके चले जाते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बेस्ड ऑन अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब कई लोगों के पास कंपनी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो यूज़ करके वो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। उनको पहले से पता होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन आने वाली है कंपनी के बारे में, तो उससे पहले ही वो स्टॉक्स बाय कर लेते हैं, और जब इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो सेल कर देते हैं, तो इससे प्रॉफिट करते हैं। फ्रंट रनिंग, अगर ब्रोकर के पास बहुत बड़ा क्लाइंट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, मान लो कि आप ब्रोकर हो और आपके पास कोई क्लाइंट है जस्ट लाइक राकेश झुंझुनवाला जी, और वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको बोलते हैं कि टाइटन के 50 करोड़ के शेयर्स बाय कर लो, तो आप क्या करोगे? उससे पहले अपने खुद का 10 लाख का पोजीशन बना दोगे,
क्योंकि वो बाय करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्राइस भी इंक्रीज़ होगा। तो आपने पहले से पोजीशन बना ली थी, वो जब निकले तब आपने स्क्वायर ऑफ कर दी, तो उससे आपने पैसे बना लिए। तो ऐसे भी लोग करते हैं। स्पूफिंग, प्लेसिंग लार्ज ऑर्डर्स विथ इंटेंट टू कैंसिल बिफोर एग्जीक्यूशन। आप पहले ही बहुत बड़े ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो, बट वो एग्जीक्यूट होंगे उससे पहले ही आप निकल जाओगे। और लेयरिंग, प्लेसिंग मल्टीपल ऑर्डर्स एट डिफरेंट पार्ट प्राइसेस टू क्रिएट फॉल इंप्रेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपने बहुत अलग अलग प्राइसेस पे ऑर्डर डाल दिए बहुत बड़े, तो लोगों को लगेगा डिमांड बहुत है या सप्लाई बहुत है, तो उस बेसिस पे आपने लोगों को उस तरीके से मैनिपुलेट करने का ट्राई किया। सर्विलांस टूल्स यूज्ड बाय एक्सचेंज, ऑटोमेटेड अलर्ट्स ऑन अनयूजुअल प्राइस वॉल्यूम मूवमेंट्स, पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम, क्रॉस मार्केट सर्विलांस बिटवीन कैश एंड एफ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। देखिए दोस्तों, अब तो गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया भी मॉनिटर करना शुरू कर दिया कि सोशल मीडिया पे क्या इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है। उसके बेसिस पे भी पता लगाया जा सकता है कि क्या चल रहा है पंप एंड डंप का। अनयूजुअल प्राइस का ऑटोमेटिक अलर्ट आ जाता है, एक्सचेंज के पास पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम भी है, क्रॉस मार्केट सर्विलांस भी है कैश और एफ के बीच में। कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर ब्रोकर, KYC compliance. All clients must be KYC verified before trading. KYC records maintained and updated regularly. Annual KYC review for high risk clients. देखिए दोस्तों, हर क्लाइंट मतलब सेम नहीं होता। कई क्लाइंट्स होते हैं वो हाई रिस्क के यूरिसडिक्शन में आते हैं, तो उसका पूरा मॉनिटरिंग होता है। आपको पता नहीं होगा, बट हम नॉर्मल क्लाइंट्स हैं, बट पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जिसने कई पॉलिटिकल पार्टी में है या कहाँ पर है, वो सब पता लगाया जाता है। कोई यूएन का सैंक्शन तो नहीं है ना उसके ऊपर, या तो कोई गवर्नमेंट बॉडी ने उसके ऊपर सैंक्शंस तो नहीं लगा रखे ना। वो क्यों किया जाता है कि दोस्तों, ये जो क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं मार्केट के थ्रू अपना ब्लैक का मनी वाइड करने का। तो उनके ऊपर हाई रिस्क के लिए उनका लेबल लग जाता है कि ये हाई रिस्क क्लाइंट है, कि ये चांसेस है कि ये मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। तो डेट्स वाई उनकी एक लिस्ट होती है, और कई क्लाइंट्स को अलाउड भी नहीं होता। अगर वो बहुत हाईली रिस्की होते हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस होते हैं, तो उनको अलाउड ही नहीं होता अकाउंट ओपन करना। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस, गवर्न बाय प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, broker must have a AML policy, appoint a principal officer for AML compliance, report suspicious transaction reports to financial intelligence unit, report cash transaction reports for cash transaction about 10 lakh। देखिए दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मैंने जैसे आपने बताया कि जो अपना होता है कि जो सैंक्शंस वाले क्लाइंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे। मनी ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत से ज़रिए होते हैं मार्केट के थ्रू। आप इलिक्विड सिक्योरिटीज़ में बाय सेल करके भी आपका जो ब्लैक मनी ट्रांसफ़र करना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, वो भी कर सकते हैं ये सब चीज़ों के थ्रू। तो उसका हार्ड मॉनिटरिंग करने के लिए एक एक KYC की AML पॉलिसी होती है, जिसके थ्रू वो पूरा वेरिफिकेशन होता है। कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होता है तो वो रिपोर्ट होता है FIU को। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स भी होती है, वो अबाउट 10 लैक्स के ऊपर होती है, तो वो भी मॉनिटर की जाती है। मार्जिन कंप्लायंस, कलेक्ट अपफ्रंट मार्जिन बिफोर ट्रेड एग्जीक्यूशन, रिपोर्ट पीक मार्जिन टू एक्सचेंज डेली, नो मिसयूज ऑफ क्लाइंट कोलेटरल। वो सब चीज़ें मॉनिटर होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग टू एक्सचेंज के बारे में। रिपोर्टिंग क्या होती है कि डेली बेसिस पे आपका जो भी वर्क हो रहा है, आपका जो भी बिजनेस हो रहा है, उसका डेली रिपोर्टिंग जाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, तो जैसे यूनिक क्लाइंट कोड जो डेली आप क्लाइंट बोर्ड करते हो, वो आपको डेली ही करना है। मार्जिन शॉर्टफॉल कुछ भी हो रहा है तो वो भी डेली बेसिस पे होता है। ओपन पोजीशंस जो भी क्लाइंट की है वो भी डेली बेसिस पे जाती है। क्लाइंट वाइज सिक्योरिटी बैलेंस क्या है, वो भी डेली बेसिस पे आपको एक्सचेंज को रिपोर्ट करना पड़ता है। एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट्स क्या क्या है, एनुअल सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट, नेटवर्क सर्टिफिकेट, एनुअल रिपोर्ट टू सेबी, ये सब एनुअली होती है। नेटवर्थ रिक्वायरमेंट, एवरी रजिस्टर्ड ब्रोकर मस्ट मेंटेन अ मिनिमम नेटवर्थ एज स्पेसिफाइड सेबी। सेगमेंट, कैश सेगमेंट के लिए 50 लैक्स है। कैश प्लस डेरिवेटिव के लिए 3 CR है। कैश प्लस डेरिवेटिव प्लस करेंसी के लिए 5 CR। इम्पोर्टेंट,
If broker net worth falls below the required minimum, SEBI can suspend or cancel their registration. तो दोस्तों ब्रोकर को एक नेटवर्थ मिनिमम मेंटेन करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे भी आ गए और ब्रोकर बन गए। वो इसलिए होता है ताकि वो क्लाइंट के इंटरेस्ट में वर्क कर सके चीज़ें। नेटवर्क कंप्यूटेशन, नेटवर्थ इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व माइनस नॉन अलाउेबल एसेट्स. Non-allowable assets include fixed asset, bad debts, losses, investment in group companies beyond limits. और अगर हम बात करें दोस्तों रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो सेबी मैंडेट्स ब्रोकर्स टू मेंटेन रिकॉर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड. रिकॉर्ड टाइप बुक ऑफ अकाउंट्स 5 ईयर्स के लिए मेंटेन करना होता है. रजिस्टर ऑफ ट्रांजैक्शन 5 ईयर्स के लिए मेंटेन करना होता है. क्लाइंट KYC रिकॉर्ड्स 5 ईयर्स आफ्टर अकाउंट क्लोजर के बाद भी 5 ईयर्स तक मेंटेन करना रहता है. क्लाइंट एग्रीमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स 5 ईयर आफ्टर अकाउंट क्लोजर. अकाउंट क्लोज होने के बाद भी 5 ईयर्स तक जो क्लाइंट का होता है सब मेंटेन करना पड़ता है. कॉरस्पॉन्डेंस विद क्लाइंट्स 5 ईयर्स तक. ऑर्डर्स एंड ट्रेड कन्फर्मेशन वो भी 5 ईयर्स तक मेंटेन करना पड़ता है. इन्वेस्टर चार्टर के बारे में अगर हम बात करें, सेबी हैज़ मैंडेटेड ऑल इंटरमीडिएटरीज टू पब्लिश एन इन्वेस्टर चार्टर, explain rights and obligations of investors, covers services offered, timelines, and grievance redressal mechanism. Must be displayed prominently on broker's website. Compliance officer. Every SEBI registered broker must appoint a compliance officer. Role of compliance officer. Ensure all regulatory requirements are met. Liaise with SEBI and exchanges on compliance matter, monitor and report suspicious transactions, oversee AML and KYC compliance, responsible for timely filling all reports. Must have NISM certificate, NISM 8 or equivalent. Core Settlement Guarantee Fund, SGF. What is Core SGF? The Core Settlement Guarantee Fund is financial safety net maintained by clearing corporation to guarantee settlement of all trades executed on action even if a clearing member default. तो देखिए दोस्तों, कॉर सेटलमेंट गारंटी फंड क्या होता है कि जो भी क्लाइंट का फंड होता है वो सेफली उसकी गारंटी मिल सके कि सेटलमेंट हो जाएगा. उसके लिए एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट जो ट्रेड हो रहे हैं वो हो जाए. अगर क्लियरिंग मेंबर डिफॉल्ट भी होता है तो उसके लिए वो कोर सेटलमेंट गारंटी फंड बनाया जाता है. थिंक ऑफ इट लाइक अ इंश्योरेंस फंड. इवन इफ वन प्लेयर इन द सिस्टम कैन नॉट पे, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यूज दिस फंड टू मेक श्योर ऑल अदर गेट पेड ऑन टाइम. Importance of Core SGF. Ensure settlement guarantee. Trades will always settle on time. Protects market from cascading failures when one broker defaults. Maintain investor confidence in market. Reduce systematic risk. तो दोस्तों इससे क्या होता है कि अगर कोई ब्रोकर डिफॉल्ट भी हो गया या तो कोई फेलियर भी हो गया तो लोगों का ट्रस्ट मार्केट के ऊपर बना रहे, उसके लिए ये बनाया जाता है ताकि सारे फंड्स का सेटलमेंट इजीली हो जाए. तो इससे एक मार्केट में ट्रस्ट वर्दीनेस बनी रहती है और मार्केट सिमलेसली वर्क करता है. Constitution of Core SGF. The Core SGF is funded by contributions from multiple sources. Contributor क्या है? Clearing Corporation. Contribution क्या है उसका? Minimum base contribution mandatory. Stock Exchange क्या है? Contribution from exchange resources. Clearing members, contribution from all active clearing members. Government securities, liquid asset, investment of SGF corpus in safe instruments. SEBI guidelines on SGF. Clearing corporation must maintain a minimum corpus as specified by SEBI. SGF must be invested only in highly liquid and safe instruments, government securities, FDs and scheduled banks each. Clear waterfall mechanism defined for use of SGF in case of default. Default waterfall mechanism. तो देखिए दोस्तों, जो डिफॉल्ट होता है उसका वाटरफॉल कैसे होता है वो उसका पूरा मैकेनिज्म है यहाँ पे. व्हेन क्लियरिंग मेंबर डिफॉल्ट्स, लॉसेस आर एब्जॉर्ब इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस कॉल्ड द डिफॉल्ट वाटरफॉल.
जैसे एक पानी का झरना बहता है, तो उसमें कैसे किस किस पे कितना इफेक्ट आएगा, वो इस तरीके से कहा जाता है कि डिफ़ॉल्ट वाटरफॉल क्या होता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्टिंग मेंबर के जो डिपॉजिट एंड मार्जिन्स है वो कलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, डिफ़ॉल्टिंग मेंबर्स कंट्रीब्यूशन टू एसजीएफ जो होगा वो निकाला जाएगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस ओन कंट्रीब्यूशन टू एसजीएफ वो निकाला जाएगा। अदर क्लियरिंग मेंबर का कंट्रीब्यूशन जो होगा एसजीएफ में वो निकाला जाएगा। एडिशनल रिसोर्सेज ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, उसके बाद लास्ट में वो निकाला जाएगा। तो वो कैसे होगा कि किसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होगी। जैसे कि अगर हम मान लें कि आप किसी बैंक में आपने लोन लिया है, वो आप रीपे नहीं कर पाते हो, तो आपकी कौन कौन सी एसेट से वो निकाला जाएगा जिससे कि वो डिफ़ॉल्ट होने से बच सके बैंक। तो उसी तरह से ये अगर कोई क्लियरिंग मेंबर डिफ़ॉल्ट होता है तो उसकी कैसे एसेट्स पहले किसकी आएगी, सेकंड में किसकी आएगी, वैसे ये शो हो रहा है। की प्रिंसिपल, डिफॉल्टिंग मेंबर्स ओन मनी इज यूज फर्स्ट, अदर मेंबर्स मनी इज यूज ओनली एज अ लास्ट रिसोर्स। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ये फंड तो है हमारे पास, एसजीएफ फंड, बट वो नहीं होगा कि सारा पैसा वहीं से आएगा। पहले जो मेंबर डिफॉल्ट कर रहा है उससे कितना पैसा निकाल सकती है गवर्नमेंट या रेगुलेटरी, वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद जो रिसोर्सेज है वो यूज़ किए जाएंगे। Stress testing of SGF. Clearing corporation must stress test the SGF regularly. Stress testing simulates extreme market scenarios to check if the SGF corpus is adequate. As SEBI reviews results of stress testing, if SGF found inadequate, clearing corporation must replenish it. Key timeline to remember: activity, MTM margin collection same day, span margin recalculation at least 6 times per day, peak margin snapshots 4 random snapshot per day, penalty for margin shortfall 0.5% per day, penalty for margin shortfall other 1% per day, cash transaction report threshold 10 lakhs, record keeping for books of account 5 years, ओपन इंटरेस्ट बैन पीरियड ट्रिगर 95% ऑफ मार्केट वाइड लिमिट। तो देखिए ये दोस्तों आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कब कब क्या होगा, ये कितने टाइम में करना रहता है। दोस्तों ये एग्ज़ाम में मेन पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये मैं एक चीज़ बता दूं कि आप जो भी क्लाइंट से कलेक्ट करते हो फंड या जो भी होता है मार्जिन, उसका डेली एक्सचेंज को फाइल अपलोड करनी होती है कि अगर उसमें देरी हो गई 0.5% की पेनल्टी पर डे लगेगी आपके ऊपर। तो वो चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी होती है। अगर आप नए ज्वाइन हो रहे हो किसी कंपनी में और आपको ये चीज़ पता नहीं है, तो प्लीज़ अपने सीनियर से कंफर्म करिएगा और इसका पूरा नोट रखिएगा, क्योंकि अगर इसमें पेनल्टी लगती है ना तो बहुत हैवी लगती है। क्विक रिवीजन, की नंबर्स टू रिमेंबर, चैप्टर एग्जाम वेटेज 15%, 99% VAR time horizon 1 day, non-cash collateral limit maximum 50% of margin, ELM group 1 securities 1.5%, ELM for group 2 and 3 securities 5% जो है, index exposure margin 3%, stock exposure margin higher of 5% और 1.5x standard deviation, client level index derivative limit 10% of market wide OI और 500 करोड़, मार्केट वाइड बैन ट्रिगर 95% ऑफ मार्केट वाइड ओपन इंटरेस्ट। ये दोस्तों नंबर्स है, इसको याद रखिएगा। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली याद रहे, इसलिए मैं लास्ट में ये रिवीजन करा रहा हूँ। मिनिमम नेटवर्थ कैश सेगमेंट में 50 लैक्स, एफएनओ के लिए 3 करोड़, एफएनओ प्लस करेंसी प्लस कैश के लिए 5 CR, CTR थ्रेशोल्ड फॉर AML रिपोर्टिंग 10 लैक्स, record retention period 5 years, span recalculation frequency 6 times per day, peak margin snapshots 4 times per day। अब ये क्विक रिवीजन कर लेते हैं, 1 लाइन समरी में आपको पूरा समझा देता हूँ क्या चीज़ क्या होती है। VA मार्जिन, स्टेटिस्टिकली मेजर ऑफ मैक्सिमम 1 day लॉस एटलीस्ट 99% कॉन्फिडेंस यूज्ड इन कैश सेगमेंट। ELM क्या होता है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, एडिशनल कुशन बियॉन्ड VAR फॉर टेल रिस्क। स्पैन मार्जिन क्या होता है, पोर्टफोलियो बेस्ड मार्जिन फॉर डेरिवेटिव्स, कैलकुलेट वर्स्ट केस लॉस अक्रॉस 16 सिनारियोज।
एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है? एडिशनल मार्जिन ओवर स्पेन टू कवर एक्सट्रीम एफ मार्केट मूव्स। MTM मार्जिन क्या होता है? डेली सेटलमेंट ऑफ अनरिटेलाइज्ड लॉस गेन ऑन ओपन पोजीशंस। अपफ्रंट मार्जिन क्या होता है? मार्जिन मस्ट बी कलेक्टेड बिफोर ट्रेड सेबी मैंडेट्स। पीक मार्जिन क्या है होता है? हाईएस्ट मार्जिन ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग द डे बेस्ड ऑन 4 स्नैपशॉट्स। हेयरकट क्या होता है? रिडक्शन अप्लाइड टू कोलेटरल वैल्यू टू अकाउंट फॉर मार्केट रिस्क। BMC क्या होता है? बेस मिनिमम कैपिटल। फिक्स डिपॉजिट विथ एक्सचेंज, नो ट्रेडिंग एक्सपोजर अलाउड अगेंस्ट इट। पोजीशन लिमिट क्या होती है? मैक्सिमम ओपन पोजीशन अलाउड पर क्लाइंट ब्रोकर मार्केट। बैन पीरियड क्या होता है? व्हेन OI क्रॉसेस 95% ऑफ मार्केट वाइड लिमिट, नो फ्रेश पोजीशन अलाउड। RRM क्या होता है? रिस्क रिडक्शन मोड। ब्रोकर कैन ओनली स्क्वायर ऑफ व्हेन नेटवर्थ फॉल्स बिलो लिमिट। कोर्स SGF क्या होता है? फंड मेंटेन बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू गारंटी सेटलमेंट। डिफॉल्ट वाटरफॉल क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ यूजिंग फंड्स व्हेन क्लियरिंग मेंबर्स डिफॉल्ट्स। कॉन्सेप्ट हम समझते हैं उसकी वन लाइन समरी। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है? स्टिमुलेशन ऑफ एक्सट्रीम सिनेरियोज टू टेस्ट SGF एडिक्वेसी। क्लाइंट फंड सेग्रीगेशन क्या होता है? ब्रोकर मस्ट कीप क्लाइंट एंड ओन फंड्स इन सेपरेट अकाउंट्स। कंप्लायंस ऑफिसर मैंडेटरी अपॉइंटमेंट, एंश्योर ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर मेट। AML क्या होता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ब्रोकर मस्ट रिपोर्ट सस्पिशियस लार्ज कैश ट्रांजेक्शंस। FIU इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स रिसीव STR एंड CTR फ्रॉम ब्रोकर्स। इन्वेस्टर चार्टर, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग इन्वेस्टर राइट एंड ब्रोकर ऑब्लिगेशंस। देखिए ये सेक्शन वाइज एग्जाम फोकस के एरिया है, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 5 में। तब तक के लिए बाय बाय।